फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लास में हमने डीएसएसबी की टीजीटी की जो स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी थी उसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है हमने डिस्कस करना शुरू किया था। स्पेसिफिक पार्ट बी जो हमारी फील्ड का है, फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो हमने 101 से लेकर 132 क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया कि हम आज की क्लास शुरू करते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल पे नए हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच मेथड हैज मेड एजुकेशनल साइकोलॉजी अ साइंस? कौन से मेथड ने एजुकेशनल साइकोलॉजी को साइंस बनाया? तो जब हम साइंस की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंट हमें वर्ड फटाफट याद आता है, और एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो साइंस बड़ी जल्दी याद आता है। तो जब एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर जब एक्सपेरिमेंट होने लगे लर्निंग सिचुएशंस को लेकर, लर्निंग प्रोसेस को लेकर, तब जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी को साइंस के रूप में देखा जाने लगा। यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड की वजह से जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी को साइंस के अंदर ऐड किया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, द ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी इज? सबसे पुराना मेथड इनमें से कौन सा है? इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, क्लिनिकल मेथड। सबसे पुराना जो मेथड है इंट्रोस्पेक्शन मेथड है। इसके अंदर क्या होता था, अपनी थिंकिंग, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, उन सबको एग्जामिन किया जाता था और एग्जामिन कर कर रिजल्ट निकाला जाता था। तो इसको सबसे पहले जो है साइकोलॉजी मेथड के अंदर यूज किया गया था, और इसको सबसे पहले यूज करने वाले थे विलियम वुडेन। विलियम वुडेन का साइकोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा रोल रहा है। जैसे मैंने भी बोला, सबसे पहला मेथड भी उन्होंने ही यूज किया था साइकोलॉजी के अंदर, साथ ही एक्सपेरिमेंटल मेथड को भी उन्होंने यूज किया था। एक्सपेरिमेंटल मेथड के लिए लेबोरेटरी उन्होंने फर्स्ट टाइम बनाई थी। इसी वजह से, इनके इतने बड़े रोल की वजह से इनको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फादर बोला जाता है। साथ ही साथ मॉडर्न साइकोलॉजी का भी फादर इनको बोला जाता है। नेक्स्ट, नेम द मेथड विच डील विद ओनली वन पर्सन एट अ टाइम एंड प्रमोट हिज एडजस्टमेंट। जो इनमें से कौन सा मेथड है जो पर्टिकुलर एक टाइम पे एक ही पर्सन के साथ काम करता है, ग्रुप में काम नहीं करता है? केस स्टडी, जब हम केस पे वर्क कर रहे हैं तो केस पे काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है जरूरी मैं एक पे ही काम करूंगी, एक पर भी कर सकती हूँ और ग्रुप में भी उस पे काम कर सकती हूँ। जब ग्रुप डिस्कशन चलता है तो मैं ऑब्जर्वेशन कर सकती हूँ केस स्टडी के दौरान के लिए। उसके बाद क्वेश्चन एयर आता है। क्वेश्चन एयर का भी यही है, आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड भी, यानी एक्सपेरिमेंट भी जो है सिंगल भी हो सकता है बच्चे पे और ग्रुप में भी हो सकता है। आपने देखा होगा कितने सारे साइकोलॉजिस्ट ने जो अपनी थ्योरीज दी हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो ग्रुप में भी किए हैं, और कुछ साइकोलॉजिस्ट ने जो है इंडिविजुअल भी एक्सपेरिमेंटल किए हैं। तो लास्ट हमारा बचता है क्लिनिकल मेथड, सी। तो आंसर आपका यही सही है। और क्यों सही है? रीजन, क्लिनिकल मेथड जो है वो आपका इंडिविजुअल काम करता है। हम हर पर्सन का इंडिविजुअल, उसके रिस्क फैक्टर, उसके सिम्टम्स, उसके जो है सिवियरिटी को आधार बनाते हुए, उसको डायग्नोज करते हुए प्लानिंग करते हैं और उस पर काम आगे चलता है। तो क्लिनिकल मेथड जो है इंडिविजुअली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ कंसर्न विद? एजुकेशन साइकोलॉजी जो कंसर्न करती है द लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस, द लर्निंग सिचुएशन, या ऑल ऑफ दिस। जो तीनों हैं वो एजुकेशन साइकोलॉजी के पार्ट है, तीनों पे ही वर्क किया जाता है। तो आंसर हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कंटेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इंक्लूड? जो एजुकेशन साइकोलॉजी में किस तरीके का कंटेंट इंक्लूड होता है? स्पेशल आइटम कंसर्निंग टीचिंग एंड लर्निंग, वाइड रेंज आइटम कंसर्निंग ह्यूमन मोटिवेशन एंड लर्निंग, स्पेशल आइटम कंसर्निंग प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन पर्टिकुलर, या नॉन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। एक चीज बता दूं, एजुकेशन साइकोलॉजी जो है पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक चीज के लिए काम नहीं करती कि लर्निंग के लिए ऐसी कौन सी चीज है जो काम की जाए।
या ऐसा कौन सी चीज है जो मोटिवेशन बढ़ा सकती है? वो काम करती है वाइड रेंज पे कि मोटिवेशन किस किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, लर्निंग जो है किस किस तरीके से की जा सकती है, या उसको बढ़ाने के इनहेंस करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो वाइड रेंज पे आइटम्स पे वो काम करती है, यानी आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्राइमरी टास्क ऑफ द टीचर इज, एक टीचर का क्या टास्क हो सकता है प्राइमरी? टू टीच द प्रिस्क्राइब करिकुलम, टू स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट लर्निंग, to promote habit of conformity to adults' demand and expectations, to provide diagnostic and remedial aids wherever indicate। एक प्राइमरी टीचर का टास्क क्या सिर्फ करिकुलम प्रिस्क्राइब करना है, या फिर जो एडल्ट्स हैं उनकी डिमांड, जो एक्सपेक्टेशन है, उनकी हैबिट्स को प्रमोट करना है, या फिर जरूरत पड़ने पे डायग्नोज करना या एड्स प्रोवाइड करना है? इनमें से तीनों में से कोई नहीं है। टीचर का प्राइमरी टास्क रहता है स्टूडेंट की लर्निंग को प्रमोट करना, उसको प्रमोट करने के लिए सही गाइड करना, उसकी लर्निंग को बढ़ाने के लिए या उसकी लर्निंग के लिए सिचुएशन बनाना, स्टिमुलेट करना उसको, उसके लिए इन्फोर्समेंट देना, उसकी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए इन्फोर्समेंट दे सकते हो स्टिमुलेशन के अंदर, मोटिवेशन जो है प्रोवाइड करना। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्टिमुलेट करके बच्चे को लर्निंग के लिए सही गाइड करना, यही उनका प्राइमरी टास्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन कंडक्टिंग एट एक्सपेरिमेंट इज, जो फर्स्ट स्टेप है एक्सपेरिमेंट का क्या है? हाइपोथेसिस लिखना जो जरूरी होता है जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका एक्सपेरिमेंट में जो है हाइपोथेसिस लिखना, और उसमें भी हाइपोथेसिस में सबसे पहला स्टेप आता है द फार्मूलेट अ हाइपोथेसिस। उसके बाद आता है कलेक्ट डाटा, डाटा का एनालिसिस करना, देन कंक्लूजन निकालना। ये इस तरीके से स्टेप को फॉलो किया जाता है हाइपोथेसिस लिखने के लिए। नेक्स्ट और लास्ट जो है क्वेश्चन इसके अंदर आता है, which of the following is the most important factor underlying the success of being teacher? His personality and ability to relate to the class, his attitude and outlook on life, his verbal facility and organizational ability, his scholarship and intellectual ability। एक टीचर के लिए क्या जरूरी है सबसे ज्यादा? उसका लाइफ को देखने का सही नजरिया, या उसकी वर्बल फैसिलिटी, या क्लास को सही अरेंज करने की फैसिलिटी एबिलिटी होनी चाहिए उसमें, या उसके पास स्कॉलरशिप या इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो एक टीचर की सबसे पहले वो क्लास में अगर एंटर करती है, टीचर से स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करती है अपने आप को, तो वहां पे उसकी पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। टीचर उसके जो टीचर की जो पर्सनैलिटी है, स्टूडेंट जब उसको सबसे पहली बार जज करता है तभी इंप्रेशन उसका टीचर का पड़ जाता है। तो इसलिए कभी भी आप जब अपनी क्लास में जाएंगे तो पर्सनैलिटी जो होनी चाहिए आपकी, आपका जो लुक होना चाहिए, वो आपका अकॉर्डिंग टू क्लास होना चाहिए। आपकी क्लास से रिलेटेड ही आपकी पर्सनैलिटी जो है वो आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which method of research contribute most to the advancement of educational psychology as a science? ऐसा कौन सा मेथड है जिसकी रिसर्च के कारण एजुकेशन साइकोलॉजी को एडवांस साइंस बनाया? जैसे हमने पहले भी बात की थी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट शुरू हुए जिसके कारण इसको एजुकेशन साइकोलॉजी को साइंस में देखा जाने लगा था। तो एक्सपेरिमेंट ही एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर जो रिसर्च हुई थी, रिसर्च जो है उसी ने ही एजुकेशनल साइकोलॉजी को एडवांस जो है साइकोलॉजी के अंदर एज अ साइंस जो है रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The overprotective child will tend to display aggressiveness, defensiveness, immaturity, negativism। Overprotective child जो है वो होते हैं जो बच्चे अपनी वस्तुओं को, अपनी चीज़ों को केयर बहुत करते हैं, दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, दूसरों को टच नहीं करने देते,
जो ऐसा बच्चा होता है तो ऐसी बात नहीं है कि वो उसमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है, तो आपका डी तो गलत होता है। नेक्स्ट आता है मैच्योरिटी। इमेच्योरिटी जो होता है अपने एज के अकॉर्डिंग ना सोच पाना, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जब बच्चे ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं तो अपनी एज के अकॉर्डिंग बच्चों की तरह सोच नहीं पाते हैं। डिफेंसिवनेस, डिफेंसिवनेस का मतलब भी होता है बचाव करने वाला। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे जो है शो नहीं करते हैं, बचाव करते हैं हर चीज़ के ऊपर, तो ऐसा नहीं है। ये नेचर भी जो है बच्चे शो नहीं करते हैं। लास्ट जो बचता है एग्रेसिवनेस, यही सही आंसर है, क्योंकि जो बच्चे ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हैं। जब अपनी चीज़ों की जो भी उसके आसपास चीज़ें उनकी केयर करते हैं, उनको कोई टच कर लेता है या उनसे शेयर करने के लिए कहा जाता है तो उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और साथ ही साथ वो बच्चे उठा के चीज़ें जो है वो फेंकना शुरू कर देते हैं गुस्से में। तो इसका आंसर सही है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमिक साइकोलॉजी इज द साइकोलॉजी ऑफ। डायनेमिक साइकोलॉजी का मीनिंग होता है ऐसी अप्रोच जो बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए मोटिव और ड्राइव को बढ़ाने पर जोर देती है। जब आपने डायनेमिक साइकोलॉजी का बारे में बता ही दिया है, उसमें आपका आंसर उसी में ही छुपा हुआ है। जो डायनेमिक साइकोलॉजी है मोटिव और ड्राइव के ऊपर जो है बेसिकली काम करती है। तो आंसर है आपका ए, मोटिवेशन एंड इमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बोथ द टर्म इमोशन एंड मोटिवेशन केम फ्रॉम द सेम लैटिन रूट। इमोशंस एंड मोटिवेशन दोनों लैटिन वर्ड से बने हैं। इनमें से कौन सा लैटिन वर्ड है जिसमें ये वर्ड इस वर्ड से बने हैं? तो सही आंसर है डी, क्योंकि मूवरे जो है लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मूव आउट। इसी वर्ड से जो है इमोशन और मोटिवेशन वर्ड बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who assumed that human motives are arranged in hierarchy of potency? हिराची मॉडल मोटिवेशन थ्योरी है, और जो मैस्लो ने दी थी ये बहुत ज़्यादा जो मोटिवेशन के अंदर थ्योरीज की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है, क्योंकि ये बेसिकली जो है ह्यूमन नीड के ऊपर नीड पे बेसिस है। तो ये मॉडल जो है मैस्लो ने दिया था, तो आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मैस्लो जो है, अकॉर्डिंग टू मैस्लो द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी इज। अकॉर्डिंग टू मैस्लो जो अभी हमने ऊपर बात किया था हिराची मॉडल की ही यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि ये मैस्लो ने वही मॉडल की बात की थी। उसके अंदर जो नीड्स दे रखी है, ह्यूमन नीड्स दे रखी है, उनमें से एक है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी। तो वो बेसिकली क्या कहता है, किस लिए काम करता है? इंटेंसिटी पे, इम्पेरेटिंग पे, ग्रोथ एंड मोटिवेशन से डिफेंसिव मोटिवेशन पे। तो हिराची मॉडल जो ह्यूमन नीड पे बेस पर बना हुआ है, इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी क्या है उसे हम समझने के लिए हिराची मॉडल एक बार देख लेते हैं कि क्या है और उसके अंदर किस तरीके की नीड्स जो हैं दे रखी हैं। ये हिराची मॉडल है जो मैस्लो ने दिया था, मोटिवेशन थ्योरी है। इसके अंदर जो है ह्यूमन की नीड्स बेस है कि ह्यूमन जो है किसके लिए जो है काम करता है, क्या मोटिव्स मिलते हैं उसको जिसकी वजह से वो काम करता है। बिहेवियर शो करता है जिसमें जो है 5 स्टेजेस हैं, जिसमें से 4 जो है, पहली 4 स्टेजेस जो है डिफेंसिव नीड है, यानी ह्यूमन की बेसिक नीड है जो जिसकी वजह से ह्यूमन बिहेवियर करता है। लास्ट जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो ग्रोथ नीड है, जिसके अंदर ह्यूमन अपनी ग्रोथ को लेकर जो है काम करता है। जब उसकी बेसिक नीड पूरी हो जाती है, लास्ट स्टेज पे आके वो अपने ग्रोथ के लिए काम करता है। अब आप बता सकते हैं इजली कि हिराची मॉडल में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किस तरीके का मोटिवेशन है? जी हाँ, ग्रोथ मोटिवेशन है। सही आंसर है सी। A young woman who turns herself into a religious worker as a strong. A young woman जो एक यंग वुमेन जो अपने आप को धार्मिक वर्कर में बदल लेती है, तो उसका स्ट्रॉन्ग क्या होगा? अप्रोच गार्डियन यानी उसका दृष्टिकोण, सोशल मोटिव, हाइपर विजिलेंस अति सतर्कता, या एंसेफलाइजेशन उसकी माइंड की सेटिस्फैक्शन।
तो यहाँ पर जो है हम जब वर्कर्स की बात करते हैं, चाहे सोशल वर्कर की हो, रिलीजियस वर्कर की हो, तो उनका सोशल मोटिव बहुत मजबूत रहता है, क्योंकि वो बाहर जाके काम करते हैं, सोशली वो काम करना चाहते हैं, तो सोशल मोटिव उनका बहुत मजबूत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटिव कैन बी इन्फ्रेंट फ्रॉम बिहेवियर, व्यवहार से अनुमान लगाया जा सकता है मोटिव का। ऑब्जर्व डायरेक्टली, मोटिवेशन को डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता है, तो ये तो आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंस्टिंक्ट मोटिवेशन डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं किए जा सकते। यूज टू एक्सप्लेन बिहेवियर, बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है। यूज टू प्रेडिक्ट बिहेवियर, बिहेवियर की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, मोटिव जो है ना ही उसके से बिहेवियर को एक्सप्लेन किया जा के लिए यूज किया जाता है, ना ही बिहेवियर की उससे भविष्यवाणी की जा सकती है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला आंसर ठीक है, क्योंकि बिहेवियर से मोटिवेशन का अनुमान लगाया जा सकता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे, जब स्टूडेंट एक रात दिन रात पढ़ रहा है, देख रहे हैं, तो उसके मोटिव का अनुमान लगाया जा सकता है कि उसका मोटिव क्या है, कि क्लास में फर्स्ट आना या अच्छे नंबरों से पास होना उसका मोटिव होगा। यानी आंसर है अनुमान लगाया जा सकता है, इन्फ्रेंट फ्रॉम बिहेवियर, आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नीड फॉर सक्सेस, expectancy for success and the incentive value of success are the three motive factors which determine the strength of। सफलता की आवश्यकता, सफलता की अपेक्षा और सफलता की इंसेंटिव वैल्यू, जो तीनों ही प्रेरणा के मोटिवेशन के फैक्टर्स हैं, कारक हैं। तो किसकी स्ट्रेंथ जो है निर्धारित करते हैं, सोशल मोटिव की, बायोलॉजिकल मोटिव की, पर्सनल मोटिव की या अचीवमेंट नीड्स की। सोशल मोटिव की बिल्कुल नहीं होगी। जब हम सक्सेस की बात करते हैं, ये अपने लिए हो रही है, हमारे किसी और के लिए नहीं होती है, तो सोशल मोटिव हमारा यहाँ पर नहीं रहता है। बायोलॉजिकल मोटिव जो है वो भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारी शरीर की नीड नहीं है, हमारी बेसिक नीड्स नहीं है, जैसे भूख प्यास, ये होती है बायोलॉजिकल नीड, तो हमारी सक्सेस जो है उसमें नहीं आती है। लास्ट जो बचते हैं हमारे पर्सनल मोटिव और अचीवमेंट नीड। जो आंसर हमारा जो सही होगा, अचीवमेंट नीड्स जो है उसकी यहाँ पर बात हो रही है, तो आंसर है डी। बिहेवियर ऑफ द मेंटली इल पर्सन इज जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर। मेंटली इल प्रॉब्लम से ग्रसित जो पर्सन है उसका बिहेवियर किससे प्रभावित होता है। जो मेंटली इल पर्सन होते हैं बहुत तरीके के बिहेवियर करते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे दूसरों को हार्म पहुंचाना, खुद को हार्म पहुंचाना, चीज़ों को उठा के फेंकना। लेकिन जब उनसे थोड़े देर बाद जब उसके बारे में बात की जाती है तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता। तो वो जो एक्टिविटी कर रहे होते हैं अनकॉन्शियसनेस में कर रहे होते हैं, जब कॉन्शियसनेस में आते हैं तो उन्हें वो चीज़ें याद नहीं रहती जो अनकॉन्शियसनेस में उन्होंने की होती है। तो यानी आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, physiologists use the term hemostasis to describe the body tendency to maintain a balance of equilibrium among its। जो फिजियोलॉजिस्ट है हेमोस्टेटिस टर्म का यूज किसके लिए करते हैं। हेमोस्टेटिस जो टर्म होती है हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स और उसके फंक्शंस के लिए यूज की जाती है, तो यानी इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्निक बाय विच द स्ट्रेंथ ऑफ नीड इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ रेडीनेस with which a task is learned under different condition of motivation is now as। ऐसी कौन सी टेक्निक है इसके अंदर जो रेडीनेस की स्किल को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए डिफरेंट जो है कंडीशन जो है देती है और उसमें लर्न करने के लिए मोटिवेशन करती है, मोटिवेट करती है। तो एक्टिविटी व्हील जो है एक तरीके का TLM है जो डिफरेंट एक्टिविटी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑब्स्ट्रक्शन मेथड। ऑब्स्ट्रक्शन मेथड जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है जो ड्राइव को पूरा करने के लिए गोल्स को चूज करता है और उसे पूरा करता है। नेक्स्ट है द चॉइस एंड प्रेफरेंस मेथड। इसके अंदर बच्चे की इंटरेस्ट या पर्सन की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट है लर्निंग मेथड। लर्निंग मेथड जो है ऐसा मेथड है जो बच्चे को लर्न करने पर जोर देता है और उसके लिए डिफरेंट कंडीशन जो है सामने रखता है ताकि बच्चा लर्न करे, उसे मोटिवेट करे। तो सही आंसर है इसका डी। नेक्स्ट आता है एन इंट्रा ऑर्गेनिक एक्टिविटी और कंडीशन ऑफ टिश्यू सप्लाइंग स्टिमुलस फॉर अ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ बिहेवियर इज नाउ एज। ऐसी कंडीशन को हम ड्राइव के नाम से जानते हैं। द गोल विच द पर्सन ट्राइज टू एस्केप आर कोल्ड। ऐसे कौन सा गोल है जिससे बच्चा जो है दूर भागता है। पॉजिटिव गोल तो हो नहीं सकता है,
नेगेटिव गोल जो है ऐसा गोल होता है जिससे बच्चे दूर भागते हैं। नेगेटिव गोल होता क्या है, ऐसे गोल जो बच्चे के सही ना हो, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ना हो, करंट लेवल या एज अप्रोप्रिएट ना हो। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट है, अ पर्सन्स नीड फॉर फीलिंग कॉम्पिटेंट एंड सेल्फ डिटरमाइनिंग इन डीलिंग विद इज एनवायरमेंट कॉल्ड। एक पर्सन को अपने इन्वायरमेंट से डील करने के लिए कॉम्पिटेंट एंड सेल्फ डिटरमाइनिंग जो फील करने की जो नीड होते हैं उसको कहते हैं क्या कहते हैं इंस्ट्रक्टिव मोटिवेशन। जो हमारे जो अंदर के जो मोटिव, जैसे भूख हो गई या हमारी भूख हो गई, प्यास हो गई, नींद हो गई, ये जो हमारी इंस्ट्रक्टिव मोटिवेशन होती है जिसको हम लोग पूरा करने के लिए आगे बढ़ते, बिहेव करते, फील करते हैं। नेक्स्ट आता है क्यूरियोसिटी कम्स अंडर। जो क्यूरियोसिटी है वो किसके अंदर आती है, सोशल मोटिव के अंदर, पर्सनल मोटिवेशन के अंदर, या नॉन हिमोस्टैटिक मोटिवेशन के अंदर। तो जो हमारी क्यूरियोसिटी है हमारी पर्सनल मोटिव के अंदर आती है। वो हमारी पर्सनल होती है कि हमें जानना होता है कि वो क्या है, किस लिए, क्यों, जैसे क्वेश्चन जो है क्यूरियोसिटी के अंदर आते हैं। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट आते हैं इंस्ट्रक्टिव मोटिवेशन थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्रेड की है 1902 में उन्हें एज अ प्रोफेसर अपॉइंट किया गया था। उन्होंने कोई थ्योरी नहीं लिखी थी 1902 में, लेकिन जो इनकी फेमस थ्योरी है वो पर्सनैलिटी थ्योरी है। मोटिवेशन की वैसे भी उन्होंने नहीं लिखी थी, और जो साइको एनालिटिक थ्योरी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है मार्क एंड इरविन 1970। ये एक न्यूरो सर्जन थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी वायलेंस द ब्रेन, 1970 में ही लिखी थी। डॉलर 1939 इन्होंने भी एक बुक लिखी थी 1939 में जिसका नाम था फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन। तो इन तीनों ने जो है मोटिवेशन की कोई थ्योरी नहीं दी है। अब जो लास्ट बचता है यानी ए जो आपका हेल्मन 1950, इन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था 1950 में मॉन्कीज पे था, और वो जो था बेस था लव और रिलेशनशिप पे। तो यानी आंसर है आपका ए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ साइकोलॉजिकल मोटिव। इनमें से कौन सा जो है साइकोलॉजिकल मोटिव नहीं है। जब हमने हेराइचिक मॉडल देखा था उसके अंदर अचीवमेंट, अफेक्शन, बिलोंगिंग, अफेक्शन का मतलब आपका लव, प्यार, तो ये भी आपका उसी के अंदर उसका पार्ट था। बिलोंगिंग यानी रिलेशनशिप, किसी से जिससे आप बिलोंग करते हैं, रिलेशनशिप, तो ये तीनों उसके पार्ट है। ऑक्सीजन जो है वो हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा है और ना ही उस हेराइचिक मॉडल के अंदर हमने देखा है। हालांकि हेराइचिक मॉडल जो है टाइम टू टाइम जो है चेंज हुआ है, उसके अंदर ऐड किए गई हैं नीड्स, लेकिन उनमें भी ऑक्सीजन जो है अभी लास्ट जो अपडेट है उसमें भी नहीं है। तो आंसर है डी। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट और थिंग्स विच डायरेक्ट और स्टिमुलेट बिहेवियर। ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट या थिंग है जो और डायरेक्ट जो है बिहेवियर को स्टिमुलेट करते हैं। तो आंसर है बी इंसेंटिव। नेक्स्ट है आपका अप्यूडेटरी हार्मोन्स एसोसिएटेड विद द सिलेक्शन ऑफ मिल्क इज नाउ एज। सिलेक्शन ऑफ मिल्क क्या होता है, जो मदर्स जो है अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उसी को कहते हैं सिलेक्शन ऑफ मिल्क। उसके अंदर सबसे ज्यादा जो पाया जाता है प्रोलैक्टिन पाया जाता है। तो आंसर है इसका ए। प्रोलैक्टिन जो है वो उसको अदर नाम से भी जाना जाता है ल्यूटेरोट्रोपिक हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये सभी मैमल्स के प्रोलेटरी ग्लैंड के अंदर जो है बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक जो असेंबली बनाई गई थी वो कौन सी थी, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ये जो थी बनाई गई थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो असेंबली बनाई गई थी उसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ये जो असेंबली बनाई थी क्लाइमेट एटली ने बनाई थी, जो उस टाइम के जो ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये बनाई थी, और वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी जो है इंडिया को उनकी जो लीडरशिप है, उनकी पावर जो है उनको ट्रांसफर कर दी जाए। उसके लिए उन्होंने ये जो इंडिया में 3 लोग भेजे थे, और ये जो 3 लोग थे वो ब्रिटिश के पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, कैबिनेट मेंबर थे। इसलिए इसी को इस जो ग्रुप बनाया गया था उसको नाम दिया गया था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में बना था, तो इसलिए 1946 उसको बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जब बन रहा था, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चेयरमैन कौन थे? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनते हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी, जिसके मेंबर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेंबर थे। वो जो भी फाइनल करते थे उसके बाद उसे ड्राफ्ट बनाने का काम करती थी ड्राफ्टिंग कमेटी। और उनके जो चेयरमैन थे भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर जो हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसकी वजह से आज भी उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गेव अ रिप्रेजेंटेशन टू द इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ लेजिस्लेशन। कानून बनाने में कौन सा एक्ट है जिसमें कानून बनाने में फर्स्ट टाइम इंडियंस को जो है रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इंडियंस को रखा गया था? तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1919 आया था, जिसके बाद जो है साइमन कमीशन बैठाई गई थी, जिन्होंने इंडियन एक्ट के ऊपर जो है कि किस तरीके से उसे अप्लाई किया जा रहा है, सही हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसके लिए कमीशन बैठाई गई थी जिसे साइमन कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन जब इस चीज़ को देखने के लिए इंडिया में आई, तो इंडियन लीडर ने जो है इस चीज़ का विरोध किया था कि उस कमीशन के अंदर कोई भी इंडियन नहीं था। जब इंडियन के बारे में देखना है, इंडियन के बारे में सोचना है कि किस तरीके से इस मॉडिफाई किया जाए, क्या चीज़ें नहीं लाई जाए और उसमें इंडियन ना हो, तो वो चीज़ जो है लीडर्स ने विरोध की थी। तब साइमन कमीशन ने बोला था कि आप जो है इंडियन को रिप्रेजेंट करें, इंडियन की जो भी प्रॉब्लम्स है या जिसके लिए भी जो आपको देनी है, राय देनी है, उसके बिहाफ पे आप एक अपनी रिपोर्ट बना के दें। उसके जो है लीडर जो थे, नेहरू थे उसके, तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बना के दी जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। उस रिपोर्ट के अंदर जो है कुछ मुस्लिमों को बोला गया कि मुस्लिमों को ध्यान में रख के रिपोर्ट नहीं बनाई गई है, तो जिन्ना ने भी अपने 14 पॉइंट दिए मुस्लिमों को ध्यान में रखते हुए। तो इन तीनों की जो साइमन कमीशन है, नेहरू रिपोर्ट है और 14 जिन्ना पॉइंट्स थे, उनको ध्यान में रखते हुए जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, तो उसमें डिस्कशन हुआ इन तीनों रिपोर्ट पे, और उसके बाद जो एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। यानी इस एक्ट के अंदर इंडियंस ने पूरा रोल निभाया था। तो ये फर्स्ट एक्ट था जिसमें इंडियन भी शामिल हुए थे कानून बनाने में। नेक्स्ट है, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन वाज द फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया है फर्स्ट टाइम किसने दिया था? श्री M.N. रॉय ने दिया था, जिसका पूरा नाम है मन्ना बेंद्रा नाथ रॉय। इन्होंने 1934 के अंदर जो है फर्स्ट टाइम आइडिया दिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। नेक्स्ट है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड इन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसका जो फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी, फर्स्ट सेशन हुआ था, वो कहाँ हुआ था? ये जो था फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी और कॉन्स्टिट्यूशन हॉल न्यू दिल्ली में हुई थी। और ये जो थी किसके अंडर में थी हुई थी मीटिंग? कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान टीम? सबसे पहले तो इसके अंदर जो है IEP है, उसमें कौन से पर्सन एक टीम में शामिल नहीं होते वो बताना है। पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड बिल्कुल उसका पार्ट है। रेगुलर एजुकेशन टीचर ऑफ द चाइल्ड बिल्कुल इसका पार्ट है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्कूल ये भी उसी का पार्ट है। यानी इनमें से चारों में से कोई भी आंसर नहीं है, ABC भी नहीं हो सकता जब तीनों उसका पार्ट है। तो मेरे अकॉर्डिंग और ID एक्ट के अकॉर्डिंग तीनों जो ये क्वेश्चन है वो गलत है, क्योंकि तीनों ही उसका टीम का मेंबर होते हैं अकॉर्डिंग टू ID एक्ट। तो मैं इसका जवाब नहीं दूंगी, आगे बढ़ते हैं। Which of the following condition is not among the primary reason of the preschool children to be served by special education providers? इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसे प्राइमरी लेवल पे प्री स्कूल चिल्ड्रंस को स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करने की प्राइमरी जो रीजन नहीं होता है? डेवलपमेंट डिले, ऑटिज्म और स्पीच और लैंग्वेज जो इम्पेयरमेंट होते हैं उनमें माइलस्टोन डिले होते हैं। तो जितनी जल्दी से जल्दी स्पेशल एजुकेशन दी जाएगी तो उनके माइलस्टोन को अचीव किया जा सकता है। लेकिन जो स्पाइनल बाइफिडा होते हैं
वो कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर जो है माइलस्टोन डिले नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उसका प्राइमरी जो रीजन रहता है स्पेशल एजुकेशन देना नहीं होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर नॉट अ पार्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। इनमें से कौन सी सर्विसेज जो है पब्लिक हेल्थ का पार्ट नहीं है। वैक्सीनेशन क्लिनिक जो है बिल्कुल वैक्सीनेशन देना जो है पब्लिक हेल्थ का पार्ट है। आउट पेशेंट थेरेपी सर्विस जिसे फिजियोथेरेपी के नाम से भी जानते हैं, ये जो है आपका पब्लिक हेल्थ का पार्ट नहीं होती है। फ्लोरिडेशन ऑफ द ड्रिंक वाटर, बिल्कुल ये आपका पब्लिक हेल्थ का पार्ट है। और साथ ही साथ जो लास्ट है वर्क प्लेस सेफ्टी इंस्पेक्शन, ये भी आपका पब्लिक हेल्थ का ही पार्ट है, यानी आंसर है इसका बी। नेक्स्ट आते हैं रेगुलेशन ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स अकर एट दिस लेवल ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विस। वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स जो होते हैं, वो पब्लिक हेल्थ जो सर्विसेज होते हैं किस लेवल पे प्रोवाइड करते हैं। स्टेट लेवल पे जो है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। Which of the following services is considered part of the insurance function of public health agencies? इनमें से कौन सी सर्विसेज को पब्लिक हेल्थ एजेंसीज का इंश्योरेंस फंक्शन माना जाता है। इंश्योरेंस फंक्शन का मीनिंग होता है कि इंश्योर करना की जो जरूरत पड़ने पर जो हेल्थ सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाई जाए। तो ऑप्शन है इनफोर्स सैनिटाइजेशन लॉ, स्वच्छता कानूनों को लागू करना, डायग्नोस एंड इन्वेस्टिगेशन इन्फेक्शन डिसीज आउटब्रेक, इन्फेक्शन डिसीज के आउटब्रेक होने पर डायग्नोस या इन्वेस्टिगेट करना, फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ पार्टनरशिप, कम्युनिटी के साथ हेल्थ पार्टनरशिप बनाना, डेवलप पॉलिसी दैट एड्रेस कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम, कम्युनिटी के साथ मिलके पॉलिसीज डेवलप करना। तो पॉलिसी तो डेवलप करना इसका काम नहीं होता है। जब सेवाएं प्रोवाइड करवाई जा रही हैं हेल्थ, तो सबसे पहला जो है स्वच्छता कानूनों को लागू करता है, क्योंकि इसके साथ इन्वायरमेंट सैनिटाइजेशन पॉलिसी भी बनी हुई है, जिसके अकॉर्डिंग जो है ये एजेंसीज जो है सेवाएं प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following condition is not a high priority public health focus area that can be addressed by occupational therapy or physical therapist। इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसको हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी या फिजियोथेरेपी के पास नहीं भेजेंगे, या वो सर्विसेज जो प्रोवाइड करने के लिए प्रायोरिटी नहीं होती है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपिस्ट क्या होते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और जो फिजियोथेरेपिस्ट है एडीएल पे काम करते हैं, एडीएल को इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं। तो इनके अंदर जो है इम्प्रूविंग मूवमेंट, स्ट्रेंथ, मोटर स्किल को बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। एथलेटिक की जो प्रॉब्लम होती है, एथलेटिक में भी आपके जोड़ों में पेन होता है, चलने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से एडीएल जो है एडीएल एक्टिविटी में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है नी एंड लिगामेंट रिपेयर, इसके अंदर भी जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी के लिए बोला जाता है। और बैकबोन जो डी पॉइंट है आपका क्रॉनिक बैक कंडीशन, बैक पेन होता है, इसमें भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी जो देने की बात की जाती है। जो आपका बी है न्यूट्रिशन एंड ओवरवेट जो होता है, इसके अंदर ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी नहीं होता है, क्योंकि जब हमने बात की हम एडीएल पे बात करते हैं, जो जॉइंट पेन्स हैं या बैक पेन है या जो फाइन मोटर स्किल्स पे काम किया जाता है, तो न्यूट्रिशन और ओवरवेट जो होता है वो इसका पार्ट नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि बी जो आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है अ टीचर विल बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन एड। टीचर का एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा? ही यूज इंस्ट्रक्शन एड्स, जब वो इंस्ट्रक्शन एड्स का यूज करेगी अपने टीचिंग में, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है ही हेल्प स्टूडेंट गेट मीनिंग आउट ऑफ व्हाट ही टीच, वो क्या पढ़ाना चाहती है अपने कम्युनिकेशन में, अगर वो यूज करेगी जो पढ़ाना चाहती है, वो जो वर्ड यूज कर रही है अपने कम्युनिकेशन के अंदर और जो क्या पढ़ाना चाहती है, उसका मीनिंग जो आपस में रिलेट होगा, जो उसका मीनिंग जो है सही निकलेगा और बच्चों तक पहुंचेगा, तो ये सही आंसर है इसका। ये आगे भी पढ़ लेते हैं। ही आस्क्ड क्वेश्चन बिटवीन टीचिंग, अगर क्वेश्चन जो है टीचिंग के दौरान बीच में पूछे जाएं।
ही हेल्प स्टूडेंट गेट करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक। सही आंसर देने में क्वेश्चंस के हेल्प करे। तो इसका आंसर जो है बी है कि जब टीचर अपने कम्युनिकेशन जो है यूज कर रही है, इस तरीके का कम्युनिकेशन यूज करे जो पढ़ाना चाहती है उसका मीनिंग निकले। तो बेसिकली जो आपका सही आंसर है बी आएगा। नेक्स्ट आते हैं, अ गुड टीचर इज वन हु इज कैपेबल ऑफ। जो एक अच्छा टीचर है वो कैसा होना चाहिए, किस चीज में कैपेबल होना चाहिए, कोर्स को जल्दी फिनिश कराने वाला, या इंक्लूडिंग द स्टूडेंट टू लर्न, क्या जो टीचर स्टूडेंट को लर्न करने के लिए मोटिवेट करने वाला, गिविंग अ गुड रिजल्ट, एक रिजल्ट अच्छा देने वाला, या हेल्पिंग स्टूडेंट इन प्रिपेयर गुड नोट, जो नोट जो है अच्छे बनाने के लिए हेल्प करना। तो अगर टीचर जो है उसका अभी हमने पहले भी पढ़ा है, प्राइमरी एड क्या होता है कि बच्चे को सही लर्निंग की सिचुएशन प्रोवाइड करे, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, उसके लिए मोटिवेट करे। टीचर का प्राइमरी गोल भी यही है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम अ टीचर, द टीचर शुड advise him or her to take help from his or her colleges, pay no attention to him her, scold him her for foolishness, appraise his or her individual effort। अगर एक स्टूडेंट जो है खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है बिना टीचर की हेल्प के, तो टीचर को जो है अप्रिशिएट करना चाहिए उसे कि वो खुद से करने की कोशिश कर रहा है। तो यानी आंसर है डी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटिव ऑफ द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सा जो है क्वालिटी ऑफ टीचिंग का मानक है। इसका आंसर जो है डी, पास परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, द मेन पर्पस ऑफ टीचिंग इज, जो टीचिंग का मेन पर्पस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग पावर, डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग पावर, बोथ ए और बी, गिविंग इंफॉर्मेशन ऑनली। इंफॉर्मेशन ऑनली तो बिल्कुल नहीं होगा, थिंकिंग पावर को, रीजनिंग को पावर को डेवलप करना, दोनों ही जो है टीचिंग का मेन पर्पस है। तो ए और बी दोनों ही आंसर इसके ठीक है, यानी आंसर सी। अ टीचर नीड टू स्टडी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन बिकॉज ऑफ। टीचर्स को फिलॉसफी जो पढ़ने की क्यों जरूरत होती है, किस लिए जरूरत है। अंडरस्टैंडिंग थ्योरी इन हेरिडिटी इन फिलॉसफी, जो फिलॉसफी में हमें जो थ्योरीज मिली है, हेरिडिटी में दर्शन मिले हैं थ्योरीज, उसको अंडरस्टैंड, उसको समझना। बीइंग एक्वायर्ड विद एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज जो है उसको एक्वायर्ड करना, उसको सीखना। सिटिंग एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम, करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव है, एम है, उसको सेट करना। गेटिंग आइडियाज टू कंट्रोल टीचिंग बिहेवियर, टीचिंग बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए आइडियाज को देखना। तो इसमें जो आंसर है ए, क्योंकि फिलॉसफी में बहुत सारी थ्योरीज हैं जो हमें पुराने जो फिलोसफर हैं उनसे मिली है, तो उसको अंडरस्टैंड, उसको समझना ही जो है टीचर्स को पढ़ने की इसलिए जरूरत होती है कि वो उसे को समझे वो फिलॉसफी क्या कह रही है। तो इसका आंसर है ए। वैल्यूज आर इनहेरेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग इज रिफ्लेक्टेड इन। वैल्यूज जो है हर ह्यूमन के अंदर होती हैं, ये कौन सी फिलॉसफी जो है बात करती है। आइडियलिज्म जो है ह्यूमन और ह्यूमन वैल्यूज पे बात करती है, यानी आंसर है डी। इन अ क्लासरूम आइडियल सिचुएशन इज दैट इन विच। तो इनमें से कौन सी सिचुएशन जो है आइडियल हो सकती है क्लासरूम के लिए। एक लेक्चरर जो लेक्चर ले रहा है फुल कॉन्फिडेंस के साथ, रीजन ये कि वो पहले से क्लास से पहले जो है अपने टॉपिक को प्रिपेयर करके आया है, या फिर स्टूडेंट जो है पूरे प्रिपेयर के साथ आएंगे क्लासरूम के अंदर और उसके बारे में आपस में डिस्कस करेंगे टीचर या लेक्चरर की प्रेजेंस में, या फिर टीचर और स्टूडेंट का डिस्कशन, जो भी टॉपिक चल रहा है या जिस टॉपिक पे बात हो रही है उस पे डिस्कशन, या फिर जो है लेक्चर जो डिलीवर किया जाए वो ऑडियो विजुअल के साथ किया जाए। तो इसमें जो आइडियल सिचुएशन है वो फर्स्ट और थर्ड है, क्योंकि जब भी कोई टीचर या कोई लेक्चरर जो है अपने टॉपिक कराने जाता है तो उसका जो है उसके टॉपिक पे पूरा होल्ड होना चाहिए, उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके लिए
ज़रूरी है वो पहले से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड करके आए, प्रिपरेशन करके आए, और फिर जब वो प्रिपरेशन करता है तो अपना जो कॉन्फिडेंस के साथ लेक्चर ले, ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है थर्ड जो है, ये ज़रूरी है जब कोई आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, पढ़ा दिया तो उसके बाद डिस्कशन होना ज़रूरी है कि बच्चे के व्यूज़ आने ज़रूरी हैं, वो क्या सोचते हैं। तो फर्स्ट और 3 जो है वो आंसर ठीक है, यानी इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हिज स्टूडेंट अ टीचर शुड बी वेल वर्स्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी टेक्निक ऐसी है जो टीचर को अंडरस्टैंड करनी चाहिए, उसका तजुर्बा होना चाहिए। चाइल्ड साइकोलॉजी, बिल्कुल चाइल्ड अगर क्लास में पढ़ा रहे हो तो चाइल्ड की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, तभी आप बच्चे के बिहेवियर को समझ पाएंगे। नेक्स्ट है, इंक्लिनेशन टू वर्ड अंडरस्टैंड द चिल्ड्रंस को समझना, उसके चीज़ों को, उसकी बातों को अंडरस्टैंड करना जरूर रहा है, उसमें बच्चे के ओपिनियन, जैसे अभी हमने ऊपर बोला कि डिस्कशन जरूरी है। तो यानी तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे जो है लास्ट जो है ऑल ऑफ द अबव दे रखा है। अगर ये ना होता तो हमें इन तीनों में से एक चुनना पड़ता, लेकिन जो तीनों ही सही हैं तो ऑल ऑफ द अबव दे भी रखा है, तो उसी को हम सही बोलेंगे। तो आंसर है डी। Which method of teaching encourage the maximum use of knowledge? इनमें से कौन सा टीचिंग मेथड ऐसा है जो बच्चे को इनकरेज करता है, जो उसके पास नॉलेज है उसको यूज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा? तो इसमें सही आंसर है लेबोरेटरी मेथड, क्योंकि लेबोरेटरी मेथड के अंदर जो बच्चा है जिसके पास जो नॉलेज है उसको यूज करता है और एक्सपेरिमेंट्स करता है। तो आंसर है बी। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पोर्टेंस फीचर इज द ओपन बुक एग्जाम मेथड? ओपन बुक एग्जाम मेथड कौन सा होता है? इसके अंदर बच्चे को क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं और जिस बुक में से क्वेश्चन दिए जाते हैं उसे ओपन करके उसे ढूंढने के लिए कहा जाता है। तो इसके एक और जो होता है ओपन बुक टेस्ट इसलिए होता है कि बच्चे की जो थिंकिंग है, बच्चे की नॉलेज जो है उसको एनालिसिस करने का मौका मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है, इट कम्पीट्स स्टूडेंट फॉर थिंकिंग। नेक्स्ट है, इफेक्टिव टीचर इज। इफेक्टिव टीचर कैसा हो सकता है? हु हैज कंट्रोल ओवर द क्लास, who can deliver more information in limit period, who inspires student how to learn, imagines carefully the assignments। तो इसमें सही आंसर है जो बच्चे को इंस्पायर करे स्टूडेंट्स को लर्न करने के लिए। नेक्स्ट है, methods used to organize classroom activities and instruction creating a happy and productive learning environment are now as। उस मेथड को कहते हैं जिसमें क्लासरूम को ऑर्गेनाइज किया जाता है एक्टिविटी के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए, क्रिएटिंग जिससे अच्छे तरीके से कोई भी लर्निंग बच्चा कर सके। तो उसको क्या कहते हैं? आंसर जो है उसमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि क्लासरूम को ऑर्गेनाइज करने को क्या कहते हैं, तो क्लासरूम मैनेजमेंट कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट द बेस्ट वे रिड्यूस वेस्टेड क्लास टाइम इज। जो क्लास का वेस्टेड टाइम है उसको रिड्यूस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका आपके लिए इसमें से कौन सा है? स्क्वीजिंग मोर मिनट ऑफ अ इंस्ट्रक्शन आउट ऑफ अ क्लासरूम डे, टू हैव ऑल द लेसन मटेरियल्स रेडी टू गो, टू इफेक्टली कम्युनिकेट द वैल्यू ऑफ लर्निंग टू स्टूडेंट्स, टू स्टार्ट क्लास प्रमोटली व्हेन द बेल्स रिंगिंग। तो सबसे अच्छा तरीका है जब भी जहाँ पे स्टूडेंट्स की लर्निंग की बात होती है वो आंसर सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पर भी यही है, जब खाली समय होगा तो मैं कम्युनिकेशन करूंगी बच्चे से, कम्युनिकेशन जो होगा मेरा इफेक्टिव होगा बच्चे की लर्निंग की वैल्यू को बढ़ाने के लिए। तो आंसर है सी। नेक्स्ट है, टू मेंटेन द मोमेंटम इन द क्लासरूम द बेस्ट थिंग अ टीचर कैन डू इज। जो टीचर की क्लास चल रही है उसे लगातार बनाए रखने के लिए तो एक टीचर क्या सही तरीका करेगी, क्या अपनाएगी? तो सबसे जो आंसर सही है इसमें इनमें से टू अवॉइड इंटरप्शन, जो अवॉइड करेगी इंस्ट्रप्शन को, स्लो डाउन करेगी, जिसकी वजह से कीपिंग टास्क एंगेजमेंट हाई, जिसकी वजह से बच्चे ज्यादा एंगेजमेंट होंगे टास्क के अंदर। नेक्स्ट है, according to studies of teachers action, the most important time for a teacher to define and implement his or her classroom management plan।
जो एक टीचर जो स्टडीज हुई हैं उसके अकॉर्डिंग जो टीचर अपना जो एक्शन बनाती है, अपना प्लानिंग बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है, तो उसका सबसे बेस्ट टाइम क्या रहता है क्लासरूम मैनेजमेंट का जो प्लानिंग बनाई जाती है। तो इज दैट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द स्कूल ईयर, इज राइट आफ्टर रिपोर्ट कार्ड कम आउट, at the last day of each grading period, is during the second week of the school once the composition of the class as established। तो सबसे अच्छा तरीका है जब हम क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब क्लास स्टार्ट्स होती हैं तब क्लास में मैनेजमेंट करना चाहिए, जो स्टडीज हुई हैं टीचर्स के ऊपर, टीचर्स के क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर। तो सबसे सही जो है जब स्कूल स्टार्ट होने वाला होता है तब क्लासरूम मैनेजमेंट करना चाहिए, यानी आंसर है ए। नेक्स्ट है टीचर्स कैन एलिमिनेट मच रूटीन क्लासरूम मिसबिहेवियर विदाउट ब्रेकिंग द मोमेंटम ऑफ द लेसन। लेसन प्लान अगर क्लास में चल रहा है तो उसको उस दौरान अगर किसी बच्चे ने मिसबिहेवियर किया है तो ऐसी कौन सी टेक्निक अपनाएंगे जिससे लेसन प्लान जो है ब्रेक ना हो। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है, बाय सेटिंग अप अ टोकन इकोनॉमिक वेयर बाय अ स्टूडेंट्स आर रिवॉर्डेड फॉर स्टेइंग ऑन टास्क, बाय द यूज ऑफ सिंपल नॉन वर्बल क्लूज टू स्टूडेंट, बाय आइसोलेशन पोटेंशियल ट्रबल मेकर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्लास, बाय टॉकिंग फास्ट एंड मूविंग द लेसन अलोंग। तो डी तो नहीं होगा, हम टॉकिंग फास्ट और मूविंग द लेसन प्लान नहीं करेंगे, बच्चे को आइसोलेशन क्लास से अलग भी नहीं करेंगे। इसमें ए और बी जो है आ सकता है, लेकिन एक चीज यहाँ पर देखिएगा, मिसबिहेवियर यहाँ पे जो बात हो रखी है, बच्चे ने डांटना, बच्चे ने किसी और को मारना या इस तरीके के मिसबिहेवियर की बात नहीं हो रही। यहाँ पे जो करेक्ट रिस्पॉन्स नहीं आता, अगर लेसन प्लान की कोई आप एक्टिविटी करवा रहे हैं, उस एक्टिविटी में अगर बच्चा सही रिस्पॉन्स नहीं करता है, जिसे हम अनकरेक्ट या रिस्पॉन्स कह सकते हैं, उसके लिए इस वर्ड को यूज किया गया है। तो उसके लिए जो है यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट की बात की जाती है, जब बच्चा सही वर्क नहीं करता तो हम प्रॉम्प्ट देते हैं जिसमें नॉन वर्बल क्लूज भी आता है। तो आंसर बी होगा। अगर यहाँ पे मिसबिहेवियर अदर बिहेवियर की बात होती है, जैसे मैंने भी बताया दूसरे को मारना या क्लास में अटेंशन ना देना, तो उसके लिए अगर टोकन इकोनॉमिक जो है ठीक रहता है, लेकिन यहाँ पे मिसबिहेवियर उसके लिए बात नहीं हो रही है। तो आंसर सही होगा नॉन वर्बल। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मल असेसमेंट। इसमें से कौन सा फॉर्मल असेसमेंट नहीं है। जो फॉर्मल असेसमेंट नहीं है वो है डिस्कशन। डिस्कशन जो है फॉर्मल असेसमेंट में नहीं आता है। ऐसे ही विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एन इनफॉर्मल असेसमेंट। इनमें से कौन सा इनफॉर्मल असेसमेंट नहीं है। जो असाइनमेंट होते हैं, असाइनमेंट आपके इनफॉर्मल असेसमेंट में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है, एजुकेशन डेस्क एक्सप्लेन द गेनिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। एजुकेशन क्या ट्रेनिंग या फिलॉसफी या प्रोग्राम या साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है बर्थ से लेकर ओल्ड एज के एक्सपीरियंस को, कि किस तरीके से हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है या सीखते हैं हम लोग। तो क्या करती है एजुकेशन साइकोलॉजी जो है एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन फैक्टर इंडिविजुअल्स में वेरी फ्रॉम डैश टू डे इन देयर परफॉर्मेंस। ह्यूमन का जो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन फैक्टर, जो ह्यूमन के फैक्टर्स हैं किसी चीज को सीखने का या परफॉर्मेंस का, इंडिविजुअल जो है वेरी करता है डे टू डे, क्योंकि रोज की रोज जो है वो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है, व्हेन अ टीचर इज सर्टिफाइड टू टीच इट डज नॉट मीन हिज डैश इज कंप्लीटेड। अगर एक टीचर के पास सर्टिफिकेशन नहीं है टीचिंग का, वो सर्टिफाइड नहीं है टीचिंग के लिए, करवाने के लिए, टीचिंग करवाने के लिए, तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो एजुकेटेड नहीं है। तो हिज एजुकेशन इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट है, द स्टाफ शुड एग्जामिन द प्रोग्राम कंटिन्यूसली विद द डैश ऑफ द प्रिंसिपल। तो यहाँ पर जो है लीडरशिप ऑफ द प्रिंसिपल आएगा, कि लीडर प्रिंसिपल की लीडरशिप में जो स्टाफ है किसी भी प्रोग्राम को एग्जामिन कर रहा है, उसको कहा जा सकता है लीडरशिप। नेक्स्ट है, द करंट व्यू ऑफ चाइल्डहुड assume दैट children are similar to adult in most ways, children are best treated as young adults, childhood is basically a waiting period,
चाइल्डहुड इज अ यूनिक पीरियड ऑफ अ ग्रोथ एंड चेंजेस। जो चाइल्डहुड होता है, जो एज होती है, वो यूनिक पीरियड कहलाती है क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रोथ और चेंजेस जो है लाइफ में आते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग शुड बी एन एक्टिव प्लान फॉर। जो क्रिएटिव राइटिंग है वो एक्टिविटी अगर उसके लिए प्लान की जाएगी तो किसके लिए की जाएगी? तो यहाँ पे तीनों के अंदर ओनली दोज लिखा हुआ है, तो मैं ऐसे एक क्लास में अगर मैं राइटिंग प्लान कर रही हूँ क्रिएटिव राइटिंग, तो पर्टिकुलर किसी ऐसे बच्चे के लिए नहीं करूँगी जिसकी रीडिंग बहुत अच्छी हो या जिसकी स्पेलिंग बहुत अच्छी हो। मैं प्लान करूँगी सभी को लेकर, तो यहाँ जो आंसर होगा डी, ऑल चिल्ड्रन। नेक्स्ट आता है द नॉर्मल 12-year-old चाइल्ड इज मोस्टली लाइक टू। जो 12 साल का एक बच्चा है वो किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से बिहेव करेगा? हैव अ डिफरेंट विद ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन। नॉर्मल चाइल्ड है तो ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टी नहीं होगी। हैव अ एंजाइटी फीलिंग अबाउट प्लेजिंग एडल्ट, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है कन्फाइन हिज और हर इंटरेस्ट टू द हेयर एंड नाउ। लास्ट है बी एंगर फॉर पीयर अप्रूवल। तो लास्ट जो है वो सही है क्योंकि इस एज के अंदर यानी 12 ईयर का अगर एक बच्चा होगा वो पीयर अप्रूवल के लिए बहुत सारी एक्टिविटी करता है, उत्सुक रहता है पीयर ऑब्जर्वेशन के लिए, पीयर अप्रूवल के लिए बहुत सारी एक्टिविटी करता है ताकि अपने साथ वालों को जो उसके पीयर्स है उनके साथ खेलना है, उनके साथ ग्रुप बनाने में जो है इस टाइम के बच्चे जो है इंटरेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट आता है द रीजन वाई स्टूडेंट रन फ्रॉम स्कूल इज। जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या रीजन है स्कूल से भाग रहे हैं? या वो जो है टीचर्स हैं अच्छा टीचिंग नहीं करवा रही हैं, या जो है बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पढ़ाई में, या उनको पनिशमेंट नहीं दी जा रही है, या टीचर का एटीट्यूड के वो प्रॉब्लम को जानना ही नहीं चाहते बच्चों की। तो इसका जो आंसर है डी सही है, कैरियस एटीट्यूड्स ऑफ टीचर्स टुवर्ड द प्रॉब्लम। यहाँ पर जो टीचर्स की प्रॉब्लम है उनका जो एटीट्यूड है कि बच्चे की प्रॉब्लम को जानना ही नहीं चाहते, ये आंसर ठीक है क्योंकि टीचर की हमने पहले भी अभी डिस्कशन किया था, टीचर की ड्यूटी है कि अगर क्लास में कोई मिसबिहेव कर रहा है या कुछ गलत काम कोई स्टूडेंट कर रहा है तो सबसे पहले उसकी ड्यूटी है कि उस प्रॉब्लम को जानना और काउंसलिंग करना। तो आंसर है इसमें भी डी। नेक्स्ट है यू फाइंड अ स्टूडेंट टू बी इंटेलिजेंट यू विल। अगर आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट होता है तो आप क्या करेंगे? बच्चे को प्रेज करेंगे, एडिशनल होमवर्क नहीं दिया जाएगा, या मोटिवेशन किया जाएगा उसकी और प्रोग्रेस के लिए, या पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा? तो सबसे पहली ड्यूटी जो है टीचर की बनती है बच्चे को मोटिवेट करना ताकि वो और ज्यादा प्रोग्रेस करे। नेक्स्ट है द टर्म आइडेंटिकल एलिमेंट्स इज क्लोजली एसोसिएटेड विद। आइडेंटिकल एलिमेंट जो है किससे एसोसिएटेड है? सीधा है, अगर आपको पता है आइडेंटिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं तो आप बता सकते हैं। आइडेंटिकल एलिमेंट है एक जो टास्क आप कर रहे हैं उसमें कोई स्किल जो आपने सीखी है वो दूसरी जो है एक्टिविटी में इस्तेमाल होती है तो उसके लिए बोला जाता है आइडेंटिकल एलिमेंट। तो अब इससे आप बता सकते हैं ये क्या है, ट्रांसफर और लर्निंग के लिए जो है ये यूज किया जाता है। यहाँ पर जो है हमारे 200 क्वेश्चन पूरे होते हैं। पार्ट बी के अंदर जो है 200 क्वेश्चन आते हैं जो स्पेसिफिक हमारी फील्ड से ही होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं पेपर में आते हैं। साथ ही क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप कोई टॉपिक देखना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जल्दी मैं उस पर काम करके जल्दी आपके लिए लेकर आऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं जाने से पहले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही एक नई वीडियो के साथ जल्द ही हाजिर होंगी।